जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस सेशन में हम अब आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के आदर्श प्रश्न पत्र को लेकर के आया हुआ हूं। इस वीडियो में आप सभी लोग सामाजिक विज्ञान के खंड आ जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसका उत्तर आप सभी को OMR शीट पर देना रहेगा, उस प्रश्नों की व्याख्या को लेकर के आया हुआ हूँ। आइए हम इसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो आपका जो उत्तर है वो बी हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ। कब से हुआ? 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न कर रहा है कि ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। ड्यूक मैटरनिख थे, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में ये ऑप्शन डी जुसेपी मैत्सिनी को माना था। ठीक है, ये जुसेपी मैत्सिनी को माना था। ये यंग इटली के संस्थापक भी थे। ये जो थे क्या थे? यंग इटली के संस्थापक। ठीक है, यंग इटली के संस्थापक थे। इन्हें ही ड्यूक मैटरनिख ने इन्हें ही सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। अर्थात सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। जो उत्तर आपका है वो हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रिचर्ड आर्कराइट। ये इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड में जो सूती कपड़ा मिल था उसकी रूपरेखा इन्होंने तैयार किया हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका क्या कारण था? तो इसका उत्तर है क्या? इसके उत्तर हो जाएगा कीमतों का गिरना। उस समय जो था, जितने भी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध तुरंत ही समाप्त हुआ था, ऐसी सिचुएशन में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन किया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बाजारों में सारी वस्तुएं उपलब्ध थी, उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से कीमतों में भारी गिरावट हुई थी। बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग बिल्कुल कंगाल हो गए थे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आ। अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले एक पुस्तक छापी थी जिसका नाम था बाइबिल। इन्होंने क्या किया था? बाइबिल नाम की पुस्तक छापी थी। यह पहली पुस्तक थी जो पुस्तक प्रिंटिंग हुई थी, प्रिंट में छपी हुई थी। बाइबिल का इन्होंने 180 प्रतियों में प्रिंट किया हुआ था। ठीक है, अगला देख लीजिए। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो बेल्जियम में एक चुनाव की परंपरा है। उसमें क्या है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग सरकार का चुनाव करते हैं, और एक ही यहाँ पर होता क्या है, भाषाई क्षेत्र पर क्षेत्रों का गठन होता है, सीटों का निर्धारण होता है, और विशेष प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग ही वहाँ पर जाकर के चुनाव कर सकते हैं, सरकार का चयन कर सकते हैं। अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? शक्तियों का केंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? शक्तियों का केंद्रीकरण। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अर्थात संघीय सरकार में जो पूरी शक्तियां होती हैं केवल केंद्र के ही पास नहीं होती है, वो क्या होता है, राज्य सरकार के भी पास होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ऐसा कौन सा कारण है जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा नहीं देता है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा जैविक बनावट हो जाएगा। जैविक बनावट जो होता है वो प्रत्येक व्यक्तियों का, चाहे वो लिंग भेदभाव चाहे जितना करे, मनुष्य आकर के यहाँ पर जाति पात में बढ़ता है, लेकिन जो जैविक संरचना होती है, बनावट होता है, सबका एक समान होता है। तो नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछने के नाते आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जैविक बनावट। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9
प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। जब ये मान लिया जाए कि राष्ट्र का आधार क्या होता है, एक धर्म होता है, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, उसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को रहना पसंद नहीं करते हैं और क्या करते हैं, सांप्रदायिकता की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो शिक्षा है ये संघ सूची का विषय नहीं है, वरना प्रतिरक्षा भी संघ सूची का विषय है, मुद्रा भी संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले भी संघ सूची के विषय है। जो शिक्षा है ये कौन सी सूची के विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। कहने का मतलब ये है कि समवर्ती सूची में जिस पर राज्य और केंद्र दोनों का समान अधिकार होता है, तो शिक्षा हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या था? पंजाब में जो भूमि संकुचित हुआ, संकुचित का मतलब ये है कि अनुर्वर हुआ, अनुपजाऊ हुआ, तो उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण यह था कि अधिक सिंचाई। पंजाब में सिंचाई के माध्यम से फसलें उत्पादित की जाती है और वहाँ पर भारी मात्रा में सिंचाई किया जाता है। तो अधिक सिंचाई होने के नाते जो जमी होती है, जमी की नमी हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह से इसके उत्पादन में कमी आने लगती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा आंकड़ा सही है। भाखड़ा नागल बांध आप देख लीजिए, तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध देख लीजिए, हीराकुंड बांध कहाँ पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध देख लीजिए, तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यही मिलान होगा। तो का मिलान किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। तो देखिए का मिलान कहाँ से हो रहा है? यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, खा वाला देखिए, हीराकुंड महानदी, खा का मिलान 4 से होना चाहिए, यहाँ पर खा का मिलान 2 से हो रहा है, खा का मिलान यहाँ पर 4 से हो रहा है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा, सिर्फ इतना ही करने से आपका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे भी आप देख लीजिए, आगे जो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये गुजरात में है। ठीक है, और आगे टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी जो सतोपथ हिमनद से निकलती है, तो इसी मार्ग पर, इसी पर क्या है, टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपको जो उत्तर है क्या हो जाएगा? सा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। ऐसा क्षेत्र जो प्रकृति पर आधारित होता है, इसमें वही सारी क्रियाकलाप होता है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती है? अब देख लीजिए, मछली पकड़ना, तो मछली क्या होता है? प्रकृति के द्वारा मानव को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये भी है। कृषि भी क्या, कृषि कार्य भी, कृषि क्षेत्र भी प्रकृति के द्वारा हमको प्रदान किया जाता है। गुड़ प्रकृति हमें प्रदान नहीं कर देती है, बल्कि गुड़ प्रकृति क्या देती है? हमें गन्ना देती है, खेती करने के अवसर देती है, तो ये गुड़ आपका नहीं हो जाएगा। डेयरी क्या है? दुग्ध उत्पादन पर है, डायरेक्ट दूध का ही उत्पादन होता है, दूध जो हमें प्रकृति रूप से मिलता है, ये भी आपका सही है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? गुड़ बनाना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं, गुड़ बनाना नहीं। आगे इसमें विकल्प दिए गए, विकल्प देख लीजिए, विकल्प के आधार पर आपको चयन करना है। इसमें क्या है? ये भी है, कृषि भी है और डेयरी भी है। तो इस प्रकार से जो आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क, ख एवं घ। ठीक है, उत्तर नंबर सा, ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? अर्थात कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र निजी क्षेत्र है, इसका निर्धारण किस आधार पर होता है? तो उद्यम की स्वामित्व के आधार पर होता है। यदि वह उद्यम सरकार का होता है तो वो क्या होता है? सार्वजनिक होता है। अगर सरकारी कोई चीज़ है तो सरकारी चीज़ में कोई भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संस्था खोली जाती है तो वो क्या हो जाता है? प्राइवेट हो जाता है और वहाँ पर जो है व्यक्तिगत चलने लगता है। तो उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? उद्यम के स्वामित्व के आधार पर होता है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भूख क्षरण से क्या तात्पर्य है? प्रश्न क्या है? भूख क्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूख क्षरण से जो तात्पर्य है वो हो जाएगा पृथ्वी का, भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, भूमि का अनुपजाऊ होना ही क्या है? भू क्षरण कहलाता है। क्षरण माने नुकसान होना। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी उत्पादित करने का गुण इसमें होता है जब धीरे धीरे इस पर किसानी क्रिया किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है, बहुत अधिक हानिकारक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो भूमि क्या होता है? धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? भू क्षरण कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा,
प्राणी किस जाति में आते हैं? ये जो जाति हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आपका संकटग्रस्त जाति हो जाएगा। ये सभी जातियां जो है संकटग्रस्त हैं, सामान्य जाति नहीं है, इन लोगों का अभाव हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब ये ऑप्शन गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, संकटग्रस्त जातियां। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? ऐसा कौन सा व्यापार है जो अवरोधकों का लक्षण नहीं है? इसका हम सभी उत्तर पढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर में क्या लिखा गया है। उत्तर में पहला ऑप्शन दे रहा है कि सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही है। आपका पूछ रहा है नहीं, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो दिया गया है बिल्कुल सही है, इसलिए उत्तर आपका ये नहीं हो सकता। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होंगी, ये भी सही है, ठीक है। आपको इससे नहीं पूछा इसलिए ये भी उत्तर सही है आपका। अगला देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है? विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। बल्कि ऐसा नहीं है, ये अवरोधकों को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि ये क्या रहता है? ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये सिद्धांत बनाता है कि कहीं पर भी कोई भी सामान का आप दाब करके ना रखें, समान मात्रा में सभी को दिया जाए। इसीलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। यही सही नहीं है, ये लक्षण नहीं है, ठीक है। अगला देख लीजिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या है? जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, खेत मजदूरी करते हैं, उनके मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या है? ठीक है, उनके पास भूमि तो है नहीं, तो उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, जिसके पास भूमि रहेगा उसी को प्राप्त होगा, इसलिए ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अब उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, ये भी गलत है, विदेश में बसाना कहीं का वो नहीं है। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी सही नहीं है। उन्हें अधिक मजदूरी देना चाहिए, ठीक है। अगर उनके पास भूमि नहीं है तो जितना भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसके लिए उनको अधिक से अधिक मजदूरी मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? अपना विकास कर सकेंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं ये पूछ रहा है, तो पहला देख लीजिए कोयला। कोयला क्या है? ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, इसलिए ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जो है यही आपका सही होगा, ठीक है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? ये गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। ये क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। ये भी उत्तर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। जो आपका उत्तर होगा वो बात सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? जब वैश्वीकरण हो गया, विश्व स्तर पर कंपनियों का व्यापार होने लगा, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो कंपनियां एक से अधिक राष्ट्रों में स्थापित होती हैं, जैसे भारत में, चीन में, जापान में, इन जगहों पर जो कंपनियां जाकर के अपना स्थापना करती हैं, तो उनके निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? आप देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, सही है। वैश्वीकरण से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसके निवेश में वृद्धि हुई, पैसा लगाने की मात्रा में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं भारत के बहुत सारे भागों में आकर के अपना कंपनी लगा करके वहाँ का आधिपत्य अपने हाथों में कर लिए। अगला देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुआ। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई तो जो जहाँ पर कंपनियां लगेंगी वहाँ के जो श्रमिक होंगे उसी देश के होंगे। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आकर के बस रहा है तो भारत के लोगों को ही रोजगार देगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ये भी सही है। और उपरोक्त सही, यही उत्तर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। ये रहा आपका 20 प्रश्नों का उत्तर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैंने क्या किया है, सारे विकल्पों का व्याख्या नहीं किया है। अगले वीडियो में सारे विकल्पों की व्याख्या लेकर के आऊँगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।